हेलो एवरीवन, वेलकम टू आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम लोग, क्योंकि ये नया टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम लोग आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पूरा ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसको किया था इंट्रोड्यूस अल्फ्रेड मार्शल ने, और इकोनॉमिस्ट थे ये। और इसका मीनिंग देखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग। तो देखिए लिखा हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ चेंज इन एनी ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट्स। मतलब अगर कोई कमोडिटी है, देखिए यहाँ पर लिखा है रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ चेंज इन एनी ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट्स। मतलब अगर उसके प्राइस में चेंज हो जाए, क्वांटिटी में चेंज हो जाए, साइज़ में चेंज हो जाए, तो फिर कितना क्वांटिटी डिमांड होता है, ठीक है। तो ये उसको मेज़र करता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल लिखा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज़ एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी है, ठीक है। अब इसके टाइप्स क्या क्या हैं, तो देखिए इसमें 3 टाइप हैं। पहला आपका यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पहला आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा है आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, ये क्या होता है। The price elasticity of demand is a measure of how much the quantity demanded of a commodity changes when its प्राइस चेंजेस। मतलब जब प्राइस में चेंज हो जाता है तो कितना क्वांटिटी एक कंज्यूमर या हाउस होल्ड डिमांड करता है, ये उसके बारे में मेज़र करता है, ठीक है। मीनिंग क्या है इसका, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स प्राइस। सही है, जब प्राइस में कोई चेंजेस हुए तो कितना क्वांटिटी डिमांड हो रहा है एक कंज्यूमर के द्वारा, ये उसको मेज़र करता है। बाय डिग्री हियर वी मीन द रेट ऑफ चेंज। डिग्री मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, ठीक है। देयरफॉर मोर प्रिसाइसली, अगर हम इसको और इलेबोरेट कर दें तो इसका मतलब क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब कितना परसेंट क्वांटिटी चेंज हुआ है, डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड चेंज कितना हुआ है, ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में, इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ गिवन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। और कितना परसेंट प्राइस चेंज हुआ है, तो इसका ये फॉर्मूला है। इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, स्क्रॉल कर देता हूँ, ये देखिए ईपी आपका होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये इसका फॉर्मूला है। अब जो ये आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसके क्लासिफिकेशन है, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी बोल लीजिए या क्लासिफिकेशन बोल लीजिए। तो इसमें भी कई सारे टाइप्स हैं या काइंड्स हैं, तो इसमें 5 तरह के हैं। तो ये कौन कौन से हैं, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंडर में ही हैं, जो कि इसी का ये क्लासिफिकेशन या डिग्री है। तो इसमें 5 तरह के हैं, तो उसको देखते हैं हम लोग क्या है। पहला है आपका परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ये क्या होता है, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू चेंज इन इट्स प्राइस। अगर प्राइस में चेंज ना हो, quantity demanded of a commodity does not respond to change in its price, then the elasticity of demand is zero, ठीक है। कह रहा है when quantity demanded of a commodity, जब कोई क्वांटिटी डिमांड की जाती है कमोडिटी की और उसके वजह से कोई प्राइस में चेंजेस ना हो, मतलब जो सेलर है वो प्राइस में उसके कोई चेंज ना करे, चाहे जितना भी क्वांटिटी डिमांड किया जा रहा हो मार्केट में या कंज्यूमर के द्वारा या फिर हाउस होल्ड के द्वारा, तो उसको तो वो केस होता है, उसमें आपका डिमांड इज़, ये देखिए, इन दिस केस द क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स द सेम नो मैटर व्हाट द प्राइस, द सेम क्वांटिटी इज़ डिमांडेड। सही है, कोई भी प्राइस हो क्वांटिटी डिमांड जो होगी वो सेम होगी।
इट इज़ अ केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, और इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है। अ कर्व ऑफ ज़ीरो इलास्टिसिटी इज़ नोन एज परफेक्टली और कम्प्लीटली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। इसको परफेक्टली या कम्प्लीटली भी इनइलास्टिक डिमांड कर्व बोलते हैं। इसका ग्राफ देखिए बना हुआ है, ये है इसका ग्राफ। D1 कर्व विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये जो D1 कर्व है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये जो आपका वाई एक्सिस है इसके पैरेलल है। ठीक है। पर वाई एक्सिस परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व, ये आपका परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। द अमाउंट परचेज्ड रिमेन्स ओ क्यू और ओ पी वन। द अमाउंट परचेज्ड रिमेन्स ओ क्यू और ओ पी वन। ओ क्यू आपका ये हो गया और ओ पी वन आपका ये हो गया। आप ऐसे ओ पी वन इस तरह से लिखेगा, इसमें मैंने ओ पी वन इस तरह से लिखा हुआ है, तो इस तरह से मत लिखेगा, इस तरह से लिखेगा आप लोग। ठीक है। तो ओ क्यू या फिर ओ पी वन। दिस टाइप ऑफ केसेस आर वेरी रेयर इवन इन द केस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़। सही बात है, ये जो केस होता है ये बहुत रेयर होता है, ये हार्डली फाउंड किया जाता है, क्योंकि डिमांड फॉर बिकॉज इवन डिमांड फॉर बेसिक नेसेसिटीज़ चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। सही बात है। या फिर देखिए प्राइस में चेंज हो या फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर का चेंज हो, अगर जो उसका बेसिक नेसेसिटीज़ है, पहले मान लीजिए वो राइस की जगह वो बाजरा खरीद रहा था, अगर उसका इनकम बढ़ जाए या फिर प्राइस में अगर चेंजेस हो जाए, प्राइस घट जाए, तो वो बाजरे की जगह कुछ और खरीदेगा, क्योंकि भाई उसकी कैपेसिटी ही नहीं है। और उसकी अगर इनकम बढ़ जाए तो वो बाजरे की जगह वो व्हीट पे मूव कर जाएगा। ठीक है। तो ये वही है। अब दूसरा देखते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये क्या होता है? व्हेन कंज्यूमर्स आर प्रिपेयर्ड ऑल दैट दे कैन गेट एट अ पर्टिकुलर प्राइस बट नथिंग एट ऑल एट अ स्लाइटली हायर प्राइस। मतलब कोई भी कंज्यूमर है वो प्रिपेयर है कुछ पैसा देने के लिए, लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत दाम बढ़ेगा तो वो तैयार नहीं होता है कि वो खर्च करे। ठीक है। देन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज सेड टू बी इनफाइनाइट। और ये जो कंडीशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक है। इन दिस केस अ वेरी स्मॉल फॉल इन प्राइस कॉजेज द डिमांड टू इंक्रीज टू इन्फिनिटी। सही बात है। A demand curve of infinite elasticity is known as perfectly or completely elastic demand curve। ये इन्फिनिटी का जो सिचुएशन है इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली या कम्प्लीटली इलास्टिक डिमांड कर्व। इसका भी ग्राफ है, ये देखिए, ये इसका नंबर 2 यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ना, ये इसका साइन है, ई पी इज इक्वल टू ये, ऐसे आप लोग बना सकते हैं। ये क्या रहा है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, अब सही है। द डिमांड कर्व D2, ये D2 इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल है, इस तरह गया है। ठीक है। तो ये वही कह रहा है इज़ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एट प्राइस OP1, एट प्राइस OP1, ये OP1 नथिंग इज डिमांडेड बट एट अ स्लाइटली लोअर प्राइस OP, स्लाइटली लोअर प्राइस ये OP, एंड इन्फिनिटली लार्ज क्वांटिटी इज डिमांडेड। सही बात है। इस प्राइस पे OP1 प्राइस पे आपका कोई भी कमोडिटी है उसका दाम मान लीजिए यहाँ पर 20 रुपये है। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 20 रुपये है और यहाँ पर आपका वही दाम घटकर 15 रुपये हो जाएगा, तो यहाँ जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही थी उससे ज़्यादा यहाँ डिमांड की जाएगी OP पर। तो ये वही कह रहा है दिस इज़ द एक्सट्रीम ऑफ अपर लिमिट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। सही है। केसेस ऑफ इलास्टिक डिमांड आर एक्सट्रीमली, ये भी बहुत रेयर है, बहुत कम पाया जाता है। अब तीसरा आपका पॉइंट क्या है?
यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ये क्या होता है? व्हेन अ गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कॉजेज एन इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब जब जैसे प्राइस चेंज होता है वैसे क्वांटिटी भी चेंज हो जाए डिमांड का, तो उसको देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी और वन। तो वो यूनिटरी होता है या फिर वन होता है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए। If a fall in the price of the commodity by 10% causes an increase in the amount purchased by 10%, then elasticity of demand is equal to 1। ये गलत हो गया, यहाँ पर आप मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर आप देन लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका ये ग्राफ है, ये देखिए, ये आपका इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ई पी इज इक्वल टू 1। यहाँ देखिए लिखा हुआ डिमांड कर्व D3 हैज़ यूनिटरी इलास्टिसिटी एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द कर्व। ये D3 है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी ले लीजिए, सारे यूनिटरी इलास्टिसिटी है, ठीक है। सच अ कर्व इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व क्या होता है? A rectangular hyperbola curve is a curve in which the total area at different points on the curve is same, ठीक है। Such a curve extends towards the x-axis and y-axis in a uniform way but never touches them। सही है। ये मान लीजिए ऐसे है, तो ये ना तो यहाँ टच करेगा, ना तो यहाँ टच करेगा, और ना इधर कहीं टच करेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक। यही कह रहा है। चौथे को देखते हैं, चौथा पॉइंट क्या है, इसको थोड़ा सा अब सही है। ये देखिए कह रहा है इलास्टिक डिमांड, चौथा पॉइंट। व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी exceeds the percentage change in its price, the elasticity of demand is greater than unitary। Demand is said to be relatively elastic here। इसको एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल, इफ़ अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी बाय 10% कॉजेज, ये 10% यहाँ पर आप गैप लगा लीजिएगा, कॉजेज आपका जो है ये अलग रहेगा, ठीक है। एन इंक्रीज इन अमाउंट डिमांडेड बाय 15%, द डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक। सही है। अगर मान लीजिए कोई कमोडिटी है, उसमें 10% का फॉल हुआ है, ठीक है, और जो इंक्रीज इन अमाउंट डिमांडेड बाय 15%, और जो डिमांड है आपका 15% बढ़ जाए, तो आपका अंतर जो है डिफरेंस वो है 5% का है, तो यही कह रहा है, ठीक है। तो उसको इलास्टिक बोलेंगे। इसका ग्राफ देख लीजिए क्या होता है। डिमांड कर्व D4 इज इलास्टिक बिटवीन A एंड B बिकॉज ये D4 आपका जो ये D4 बिटवीन A एंड B, इस A और B के बोल रहा है इलास्टिक है। क्यों इलास्टिक है? क्योंकि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फ्रॉम OQ0, OQ0 ये आपका इस तरह से लिखिएगा आप, जिस तरह से ग्राफ में देखिए लिखा है OQ0, यहाँ पर लिखिएगा। ये यहाँ पर गलती से प्रिंट हुआ है, क्योंकि ये डाउन नहीं हो रहा था, तो इस वजह से मैंने उसको वैसे ही रहने दिया है। तो आप लोग इस तरह से लिखिएगा OQ0, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। OQ0 to OQ1 is relatively larger। OQ0 to OQ1 is relatively larger than the percentage change in the price from OP0 to OP1। ये OP0 to OP1 ये एरिया बोल रहा है ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। यही है। पांचवा पॉइंट आपका क्या है? इलास्टिक डिमांड। ये क्या होता है? इलास्टिक डिमांड इज inelastic when the percentage change in quantity demanded of a commodity is less than the percentage change in its price। एग्जाम्पल मतलब जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उसके हिसाब से डिमांड नहीं हो रहा है, डिमांड मतलब कम हो रहा है, ठीक है। तो वही कह रहा है। एग्जाम्पल देखिए,
If a fall in price of a commodity by 10% leads to an increase in quantity demanded by 8%, मान लीजिए प्राइस जो है किसी कमोडिटी का वो 10% घटा है, लेकिन आपका जो डिमांड है वो 8% बढ़ा, 8% हुआ है, तो 2% का तो डिफरेंस हो गया ना। तो ये वही कह रहा है कि भाई हमने दाम घटाया 10% और डिमांड हुआ सिर्फ 8%, क्या मतलब रह गया। अब इसका भी ग्राफ देखिए क्या कह रहा है। डिमांड कर्व D4 इज इन इलास्टिक, ये D4 बिटवीन C एंड D, ये C और ये D, बिटवीन C एंड D बिकॉज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फ्रॉम OQ2, इस तरह से आप लोग लिखिएगा, OQ2 टू OQ3 इज स्मॉलर, ये स्मॉल है, देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस फ्रॉम OP2 टू OP3, ये एरिया ज़्यादा है, एरिया कम है, वही कह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए, ये सारा जो पांचों पॉइंट है इसको ये फॉर्मेट में आ गया है, ये सारे इसके न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, कैसे डिनोट किए जाते हैं ये हो गए, और पांचों जो टाइप्स थे ये वो हो गए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, और ये डिस्क्रिप्शन हो गए। ठीक है, आई होप आप लोग अब इसके फैक्टर्स देख लीजिए, फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। पहला आपका देख लीजिए, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द नंबर एंड काइंड्स ऑफ सब्सटीट्यूट अवेलेबल फॉर अ कमोडिटी। जितने सब्सटीट्यूट एक कमोडिटी के अवेलेबल होंगे वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, फिट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। इफ़ अ कमोडिटी हैज़ अ मैनी क्लोज सब्सटीट्यूट इट्स डिमांड इज लाइकली टू बी इलास्टिक। Even a small fall in price will induce more people to buy this commodity rather than its substitute। सही बात है, जितने सारे सब्सटीट्यूट हैं उनमें से किसी एक अगर सब्सटीट्यूट का सिमिलर कमोडिटी का उसका प्राइस अगर कम हो गया तो उसके कमोडिटी ज़्यादा डिमांड की जाएगी एक हाउस होल्ड या कंज्यूमर के द्वारा, क्योंकि उसके डिमांड कम हो गया, डिमांड नहीं सॉरी प्राइस। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। हाँ अब ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी एंड टी में बी कंसिडर्ड एज क्लोज सब्सटीट्यूट्स फॉर वन अनदर। व्हेन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी फॉल्स, अगर कॉफ़ी का दाम घट जाए, गिवन द प्राइस टी में कंज्यूमर्स विल बाय मोर ऑफ कॉफ़ी एंड लेस ऑफ टी सिंस कॉफ़ी हैज़ बिकम रिलेटिवली चीपर। ये कॉफ़ी है, ये टी है, टी का दाम मान लीजिए दोनों का, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कॉफ़ी है और टी है। ठीक है, पहले कॉफ़ी और टी दोनों 20-20 रुपीज़ पे बिक रहे थे। अब करंट अगर सिचुएशन देखा जाए तो जहाँ कॉफ़ी का दाम घट गया और वो हो गया 15 रुपये, और जो टी है वो आपका 20 रुपीज़ पर ही बना हुआ है, तो कॉफ़ी लोग ज़्यादा खरीदेंगे, टी को लोग नहीं खरीदेंगे। यही फार्मूला है। ठीक है, यही ये कहना चाहता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का नेचर क्या है, वेदर वेदर इट इज़ अ नेसेसिटी और लग्जरी और अ कमोडिटी ऑफ कंफर्ट, मतलब वो ज़रूरत का है, लग्जरी है, या फिर कंफर्ट का मामला है। जनरली द डिमांड फॉर नेसेसिटीज़ इज़ इन इलास्टिक एंड द डिमांड फॉर लग्जरीज एंड कंफर्ट इज़ इलास्टिक। नेसेसिटीज़ का जो डिमांड है वो इन इलास्टिक होता है, और लग्जरीज और कंफर्ट का इलास्टिक होता है, क्योंकि इसको कम लोग खरीदते हैं और इसको ज़्यादा। ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंड, कितना इनकम खर्च किया जा रहा है किस कमोडिटी पे। स्मॉलर इज द प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंड ऑन अ कमोडिटी द स्मॉलर विल बी द इलास्टिसिटी, मतलब जितना प्रोपोर्शन कम खर्च किया जाएगा किसी कमोडिटी पे वो उतना कम इलास्टिक होगा, और जितना ज़्यादा ख़त्म किया जाएगा उतना ज़्यादा इलास्टिक होगा। ठीक, चौथा पॉइंट, टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स ऑन द टाइम पीरियड
शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड, मतलब टाइम जो है आपका शॉर्ट है कि लॉन्ग है, उस पर भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करता है। प्राइस इलास्टिसिटी इज जनरली लो फॉर द शॉर्ट पीरियड एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग पीरियड, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए प्राइस इलास्टिसिटी है वो लो रहेगा और लॉन्ग पीरियड के लिए हाई रहेगा। और हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर क्या है, पाँचवा पॉइंट, when the consumers are habitual of using a commodity, if they are the no matter what the price is they will continue to consume। यहाँ पर एग्जांपल मैंने देखिए डाला है सिगरेट स्मोकर का। मान लीजिए कोई सिगरेट स्मोकर है, ठीक है, वो स्मोक कर रहा है सिगरेट 50 रुपये का, और फ्यूचर में अगर उसका दाम 50 से 100 रुपया हो जाए, ठीक है, फिर भी वो कंज्यूम करेगा क्योंकि भाई उसकी हैबिट बन चुकी है, कोई भी दाम हो हमको तो भाई पीना है, ठीक है ना। तो ये वो है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हम लोग पहला ये तो हम लोग का हो गया सारा, यहाँ तक जो आपका था ये तो था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब दूसरा पॉइंट जो है हम लोग देखेंगे क्रॉस इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर इसके बाद हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी देखेंगे, ठीक है। इसको देखते हैं कि क्या होता है। Income elasticity of demand measures the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity to change in income of the consumer। मतलब ये मेजर क्या करता है, अगर कंज्यूमर का जो इनकम है वो घट जाए या बढ़ जाए फिर क्या कमोडिटी डिमांड की जाती है, ये उसको मेजर करता है, ठीक है। और यहाँ देखिए आगे लिखा है मोर प्रिसाइसली may be defined as the ratio of proportionate change in quantity demanded of a commodity to the proportionate change in income of the consumers। वहाँ पर परसेंटेज था, यहाँ पर प्रोपोर्शनेट डाल दिया, सही है। और इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, ये देखिए ई वाई आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है। ये देखिए ई वाई यहाँ लिखा हुआ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, या फिर आप ये लिख लीजिए या फिर आप ये लिख लीजिए, दोनों में से कोई ये लिख सकते हैं। ये सिंबॉलिक टर्म्स में है, ये सिंपल टर्म्स में है, ठीक है। तो ये कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया है, अगर आपको ये भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं, या फिर आप ये लिख लीजिए या फिर आप ये लिख लीजिए। ई वाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन क्यू, या फिर चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन वाई इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए वाई स्टैंड फॉर इनिशियल इनकम, डेल्टा वाई या चेंज इन वाई स्टैंड चेंज इन इनकम, और क्यू आपका होता है इनिशियल क्वांटिटी, और डेल्टा क्यू आपका होता है चेंज इन क्वांटिटी, ठीक। इसको चेंज बोलते हैं बेसिकली, ये जो साइन है इसमें चेंज बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स क्या क्या होता है इनकम इलास्टिसिटी के, वो हम लोग देख लेते हैं। पहला है आपका पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। इट इज़ सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन विथ इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स द अमाउंट परचेज ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज। अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया तो उसकी कमोडिटी जो परचेज करेगा वो ज़्यादा हो जाएगी, तो ये उसी का कह रहा है, वो होगा आपका पॉजिटिव इनकम। और अगर इनकम घट गया तो कमोडिटी भी घट जाएगी डिमांड की, ठीक है। अब इसमें तीन चीज़ें हैं, तो इसके पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी के तीन पॉइंट है, सॉरी। पहला है आपका इनकम इलास्टिक, इफ़ द इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज़ ग्रेटर, ठीक है, जितना क्वांटिटी डिमांड की जा रहा है वो ज़्यादा है, देन द परसेंटेज चेंज इन इनकम, देन ई वाई, ये ई वाई ई और वाई, ई वाई विल एक्सीड यूनिटरी, ठीक है। द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज सेड टू बी इनकम इलास्टिक इन दिस केस, इस केस में आपका जो डिमांड होगा वो इनकम इलास्टिक होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इनकम इलास्टिक इन इलास्टिक, if the percentage change in quantity demanded is smaller than the percentage change in income EY। ये यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया है, ये THAN होगा, THAN, इसको आप THAN लिख लीजिएगा, ठीक है, और द होगा THE, मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ये दो वर्ड, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। EY will be less than unitary. The demand for the commodity is said to be income inelastic. इसको income inelastic बोलेंगे। तीसरा पॉइंट क्या आ रहा है? Unitary income elasticity of the percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in income. EY will be equal to unitary. The commodity has a unitary income elasticity in this case. Income elasticity of unitary represents a dividing line between income elastic and income inelastic demand. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपका 3 पॉइंट यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब दूसरा जो पॉइंट है वो आपका है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी के अंडर में ये था। अब आपका दूसरा है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। ये क्या होता है? इट इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन इंक्रीज इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स लीड्स टू फॉल इन द अमाउंट परचेज ऑफ कमोडिटी। मतलब कंज्यूमर का इनकम तो बढ़ रहा है लेकिन उसका जो डिमांड है वो घट रहा है, तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव। और उसका ठीक उल्टा हो जाएगा वैसे वर्सा। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या कह रहा है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ इन्फीरियर फूड ग्रेन्स लाइक मेज एंड बाजरा इज नेगेटिव बिकॉज, मतलब मेज और जो बाजरा है उसका जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो नेगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि विथ इंक्रीज इन इनकम द कंज्यूमर विल स्विच ओवर फ्रॉम इन्फीरियर फूड ग्रेन्स टू सुपीरियर फूड ग्रेन्स लाइक राइस एंड व्हीट। सही बात है। पहले जो अगर इनकम कंज्यूमर का बढ़ गया तो जहाँ पहले उसका इनकम अगर नहीं बढ़ा था तो वो मेज और बाजरा कंज्यूम कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसका इनकम बढ़ गया वो व्हीट और राइस पर चला गया। तो इस केस को कहा जाता है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है। और तीसरा है आपका ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस ये क्या होता है? इट में भी ज़ीरो इन सम एक्सेप्शनल केसेस। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ये जीरो हो सकते हैं। ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इम्प्लाइज दैट राइज इन इनकम लीव्स क्वांटिटी डिमांडेड अनचेंज। मतलब कंज्यूमर का इनकम बढ़ रहा है लेकिन जो पहले उसका जो एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए डिमांड था वो वैसे ही बना हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। एग्जाम्पल देखिए, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सॉल्ट। इस केस में आप सॉल्ट को ले सकते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। ये इसको देख लीजिए, 5 पॉइंट थे, पाँचों का ये सम अप है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब तीसरा पॉइंट है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन द प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड कमोडिटी। मतलब जो कमोडिटी है उसके रिलेटेड कमोडिटी में क्या प्राइस चेंजेस हो रहा है ये उसको रिप्रेजेंट करता है या मेज़र करता है। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखा जाता है, इसका फॉर्मूला है EXY परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी X और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी Y। ठीक है, सिंबॉलिक टर्म्स में आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं, जैसा आप चाहें। दोनों में से दोनों बेस्ट है, कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए EXY क्या होता है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ X एंड Y, और QX क्या होता है आपका इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी X, और डेल्टा QX क्या होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी X। ठीक है, PY क्या होता है इनिशियल प्राइस ऑफ कमोडिटी Y, और P डेल्टा PY क्या होता है आपका या चेंज क्या होता है चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी Y। अब कितने टाइप्स के क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें 3 है, एक पॉजिटिव है, ये देखिए, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक ज़ीरो है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं।
Cross elasticity of demand is said to be positive when increase in the price of one commodity leads to an increase in the demand for other commodity। मतलब एक चीज़ के डिमांड प्राइस के बढ़ने से दूसरे का भी प्राइस बढ़ जाए, उसको हम लोग पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। व्हेन टू, जैसे ये सब्सटीट्यूट गुड्स में हो सकता है, बाइक या पेट्रोल ले सकते हैं। मान लीजिए बाइक का दाम बढ़ गया तो लोग बाइक कम खरीदेंगे, तो जब बाइक लोग कम खरीदेंगे तो पेट्रोल का जो डिमांड है वो भी कम होगा, ठीक है ना। तो ये उस केस में ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसको समझाने की जरूरत है, यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, बहुत ईजी है। दूसरा है आपका नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेड टू बी नेगेटिव। थोड़ा इसको जूम कर दूँ क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is said to be negative when increase in the price of y leads to a fall in the demand for x। मतलब y के डिमांड में y के प्राइस में अगर बढ़ोतरी हो जाए और इसकी बढ़ोतरी की वजह से जो x का डिमांड है वो घट जाए, ठीक है, तो इसको ये कह रहा है। यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है, एग्जांपल देखना चाहें तो देख सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, bread and butter are complementary goods, bread or butter। A fall in the price of butter causes an increase in the quantity purchased of not only butter but of bread also। सही है। A change in the price of butter and in the quantity of bread demanded will have opposite sign, that is cross elasticity is negative। अब तीसरा पॉइंट है आपका जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is said to be zero when a change in the price of one commodity y does not affect the demand for another commodity x। मतलब y के कोई भी चेंज x को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये आपका होता है ज़ीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये टी या टीवी ले सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। इफ द टू गुड्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, जैसे टी या टीवी, दोनों का कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक है, टी और टीवी, तो ये ज़ीरो होता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई इशू या कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जितने भी मैंने ये आपको सारे जो मैटर आपको पढ़ाए हैं और जो दिखाए हैं और इसको